दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 5 की शुरुआत में जीटीएन अपने कोलीग से कहता है कि इसी को तो एक दूसरे का साथ देना कहते हैं। इसका कोलीग कहता है कि अच्छा ये बात छोड़ो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने एक न्यू न्यूज पढ़ी है। हमारी स्टॉक मार्केट आजकल बहुत अच्छी चल रही है, जिसके मुताबिक जो पैसे तुमने इन्वेस्ट किए हैं तुम्हें साल के आखिर में उसके 6 गुना पैसे मिलेंगे। ये बात सुनकर तो जीटीएन बहुत ज्यादा हैरान और खुश होता है। मुझे और लिंशॉ गाड़ी में होते हैं और लिंशॉ इसको कहती है कि तुम्हारे चोंगकिंग जाने का सिर्फ एक ही मिशन है और वो है कंस्ट्रक्शन परमिट हासिल करना। मुझे कहती कि वो तो ठीक है, लेकिन आपको मुझे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए नहीं आना चाहिए, मैं सबवे भी ले सकती थी। लिंशॉ कहती कि फिक्र नहीं करो, एयरपोर्ट मेरे रास्ते में ही आता है, इसलिए मैं तुम्हें ड्रॉप कर रही हूँ। वही आदमी जिससे पिछली बार मुझे मिलने के लिए गई थी वो इन लोगों से कुछ पैसे मांग रहा होता है, यानी कि वो इन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट के बदले में थोड़ा सा ब्लैकमेल कर रहा होता है। वहाँ पर एक आदमी था जो कि इस ब्लैकमेलर को 1 मिलियन यॉन देने के लिए तैयार था। तो मुझे पूछती है कि वो कौन था। लिंशॉ उसको बताती है कि वो मिस्टर जाओ का छोटा भाई है और वो भी इनकी कंपनी का शेयर होल्डर है। लिंशॉ कहती है लेकिन मिस्टर जाओ ने मुझसे कहा था कि मैं उसके लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ दूं, तो मुझे कहती है कि इसीलिए आप मुझे ये राइट दे रही हैं। लिंशॉ कहती है कि अब तुम पहले से काफी चालाक हो गई हो। मुझे कहती है लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड है और हम लोग कॉलेज के टाइम से ही डेट कर रहे हैं एक दूसरे को, अब तो हम बहुत जल्दी शादी भी करने वाले हैं। लिंशॉ कहती है कि अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें इस ऑप्शन को भी जाने नहीं देना चाहिए। मुझे कहती है कि मुझे कोई और ऑप्शन नहीं चाहिए है, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में वही चीज चूज करती हूँ जिसको मैं पसंद करती हूँ। आज जीटीएन अपने कोलीग से कहता है कि क्यों ना तुम मेरे लिए भी एक स्टॉक का अकाउंट बना दो। आज जब रात में फैन टियानरोंग से मिलने के लिए आता है तो टियानरोंग इसको बताती है कि जीटीएन और मुजियाओ ने योंगडे अपार्टमेंट में एक अपार्टमेंट खरीद लिया है, क्यों ना हम दोनों भी एक अपार्टमेंट खरीद ले। इस पर फैन कहता है कि वो दोनों तो अमीर है लेकिन हम दोनों अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। टियानरोंग खाना पका रही होती है तो कहने लगती है कि हमेशा मैं ही अपने पैसे खर्च करती हूँ, लेकिन तुम तो मुझ पर कभी भी अपने पैसे खर्च नहीं करते हो। इसकी ये बात सुनकर ये कहने लगता है कि तुम्हारा मतलब ये है कि मैं पैसे यूज नहीं करता हूँ। ये इसकी बात का गुस्सा करके यहाँ से चला जाता है। टियानरोंग इसको रोकती है तो ये जाते हुए उसे कहने लगता है कि अपने लिए जाकर कोई ऐसा शख्स ढूंढ लो जो तुम्हें पैसे दे, और एक और बात, मुझे तुम्हारी इस खाने की भी जरूरत नहीं है। ये कहकर ये यहाँ से चला जाता है। अब मुझिया कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए कंपनी जा रही होती है कि इसको जीटीएन की कॉल आती है तो ये इसे पूछता है कि क्या तुम रेडी हो गई हो काम पर जाने के लिए। तो मुझिया कहती है कि मैं तो 5-6 मिनट में कंपनी पहुँचने भी वाली हूँ। जीटीएन कहते हैं कि ठीक है, फिर तुम अपना ख्याल रखना। ये कहकर ये कॉल बंद कर देता है। मुझिया कंपनी में जाकर ही ब्रेकफास्ट कर रही होती है। फिर जैसे इसको मिस्टर डॉ नजर आते हैं उनके पास जाते और कहती है कि मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन परमिट लेने के लिए आई हूँ। मुझिया मिस्टर डॉ से बहुत ही बात करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन ये इसकी कोई भी बात सुने बगैर अपने ऑफिस में चले जाते हैं और मुझिया डिसअपॉइंट होकर अपने सामान के साथ यहीं पर बैठ जाती है। आज टियानरोंग अपने काम पर एक क्लाइंट को अपार्टमेंट खरीदने के लिए मना रही होती है, लेकिन ये क्लाइंट कहती है कि मैंने अपने हस्बैंड से बात की है, लेकिन अपार्टमेंट खरीदना एक सीरियस बात है, इसलिए हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए सोचने के लिए। टियानरोंग कहती है कि कोई बात नहीं, अपना टाइम ले, फिर बाद में आप मुझे बता दीजिएगा। ये जाने ही वाली होती है कि इतने में इसका बेटा यहाँ पर नीचे गिरा होता है। इन्हें समझ नहीं आता कि अचानक इसको क्या हो गया है। तो फिर टियानरोंग इस बच्चे को उठाती है और जल्दी से हॉस्पिटल पहुँच जाती है। इस बच्चे को सीरियस किस्म का अस्थमा होता है, इसीलिए इस बच्चे की मदर बहुत रो रही होती है। जैसे इसका हस्बैंड यहाँ पर आता है तो ये कहती है कि अगर आज टियानरोंग यहाँ पर ना होती तो मैं कभी भी वक्त पर अपने बेटे को हॉस्पिटल लेकर नहीं पहुँच पाती। इस लेडी का हस्बैंड टियानरोंग को बहुत शुक्रिया अदा कर रहा होता है कि इसने इनके बच्चे की जान बचाई है। टियानरोंग जब यहाँ से जाने लगती है तो ये लेडी और इसका हस्बैंड पीछे आते हैं। ये लेडी कहती है कि मुझे और मेरे हस्बैंड को ये अपार्टमेंट बहुत पसंद आया है और हम लोग ये अपार्टमेंट खरीदने वाले थे, लेकिन बस हम कोई और एजेंट ढूंढ रहे थे जिसकी कमीशन फीस थोड़ी सी कम हो, लेकिन तुमने आज मेरे बेटे की जान बचाई है, इसीलिए हमें अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और हम ये अपार्टमेंट खरीद रहे हैं। फाइनली अब इस घर के बिक जाने की वजह से इसकी जॉब भी नहीं जाएगी। अब जीटीएन अपने कोलीग के साथ ऑफिस में बैठकर स्टॉक्स कर रहा होता है। इसको स्टॉक से काफी प्रॉफिट हो रहा होता है, तो ये दोनों काफी खुश दिखाई दे रहे होते हैं। मुझे मिस्टर डॉ के बाहर निकलने का यहीं पे बैठकर वेट कर रही होती है कि इसे जीटीएन की कॉल आती है। जीटीएन इससे पूछता है कि क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया है। तो मुझे कहती है कि मेरा काम इतना आसान नहीं है, मुझे सिर्फ कंस्ट्रक्शन परमिट के लिए बॉस के बाहर निकलने का इंतजार करना पड़ रहा है। एक छोटी सी पेमेंट के लिए तुम जैसी असिस्टेंट को इतना काम क्यों करना पड़ रहा है। मुझे कहती है कि तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम किसी कंपनी के बॉस बन गए हो। जीटीएन कहता है कि मैं भी बहुत मेहनत कर रहा हूँ, इसीलिए जब हम अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाएंगे तो सारे बिल्स मैं दूंगा और तुम्हारा काम सिर्फ फूड प्रोवाइड करना है मुझे। मुझे कहती कि ये तो एक अच्छी डील है। मुझे कहती कि जब मैं बीजिंग वापस आ जाऊंगी तो मैं और तुम मिलकर अपने न्यू घर की कंस्ट्रक्शन साइट देखने के लिए चलेंगे। जीटीएन कहता है कि ठीक है, हम घर के लिए थोड़ा सा फर्नीचर भी देख लेंगे। फिर ये इसको आई लव यू कहता है तो मुझे अब इसको आई लव यू टू कह देती है।
आज टियानरों का मूड बहुत अच्छा होता है तो ये फैन के घर पर जाती है और इसके लिए खाना बनाती है। जब ये दोनों खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं तो फैन कहते हैं कि लास्ट टाइम मैंने तुम पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर लिया था, इसलिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। टियानरों कहती कि कोई बात नहीं, तुम मुझसे ज्यादा मैच्योर हो, वैसे भी तुमने जो कुछ कहा था वो ठीक ही था। टियानरों कहती है कि तुम्हें अब अपने लिए एक अपार्टमेंट खरीदने के बारे में सोचना चाहिए। फैन कहते हैं कि मैं भी एक अपार्टमेंट खरीदना चाहता हूँ, लेकिन जो पैसे मैंने जमा किए हैं वो डाउन पेमेंट के लिए काफी नहीं है। मुझे अब मिस्टर डाओ के पास बैठी होती है तो ये कहते हैं कि क्या तुम मुझे सुबह से देख देख के थक नहीं गई? तो मुझे कहती कि नहीं। तो मिस्टर डाओ कहते लेकिन मैं थक गया हूँ। फिर ये इसको ये परमिट दिखाकर कहते हैं कि इस एनवलप में ये परमिट है, लेकिन मैं ये तुम्हें नहीं दूंगा क्योंकि नॉर्दर्न लैंड्स वालों ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे इस परमिट के बदले में 1 मिलियन यॉन देंगे, इसीलिए अब तुम हमारे लिए चीजें मुश्किल नहीं करो, यहाँ से चली जाओ। मुझे कहती है कि मैं आपकी जॉब मुश्किल नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं जो कर रही हूँ वो मेरा काम है। मिस्टर डाओ कहते हैं कि ठीक है, अपना काम करती रहो। फिर अब मुझे मिस्टर डाओ की बेटी के साथ इनकी पिक्चर देखती है और इसे याद आता है कि फर्स्ट मीटिंग में इन्होंने इसको कहा था कि तुम मुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह लगी हो। अब ये मिस्टर डाओ के पास जाकर बैठ जाती है और उससे पूछती है कि क्या आपकी बेटी कॉलेज में है? तो मिस्टर डाओ कहते हैं कि हाँ, वो अपनी इंटर्नशिप कर रही है मेरे एक फ्रेंड के स्टूडियो में। मुझे कहती है कि मैं भी आपकी बेटी की ही एज की हूँ, तो क्या आप मेरी मदद नहीं कर सकते? मिस्टर डाओ कहते हैं कि ये दोनों मुख्तलिफ मामलात हैं। मुझे कहती है कि अगर मुझे परमिट ना मिला तो मेरी जॉब खतरे में पड़ जाएगी। मिस्टर डाओ कहते हैं कि मेरी बेटी तो मेरी आंखों का तारा है, लेकिन तुम कौन हो? तुम तो सिर्फ मेरे दुश्मनों की तरफ से भेजी हुई एक एम्प्लॉय हो। मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। मुझे रोने लगती है तो मिस्टर डाओ कहते हैं कि अगर तुम्हें रोना है ना तो बाहर जाकर रो, और अगर ऐसा नहीं करना तो तुम अपने डैड के पास जा सकती हो। मुझे कहती है कि मेरे डैड मेरी मदद नहीं कर सकते हैं। मिस्टर डाओ कहते हैं कि ये इमोशनल ड्रामा मेरे सामने नहीं चलने वाला है। मुझे खड़ी हो जाती है, कहने लगती है कि मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक आप मुझे ये परमिट नहीं दे देते हैं। आज ज़ेटियन बहुत परेशान दिखाई दे रहा होता है क्योंकि इसे स्टॉक्स की मार्केट से कोई ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा होता। इसका कोलीग तो इसको ये एडवाइस भी देता है कि तुमने अपने घर की डाउन पेमेंट देनी है तो तुम अपने पैसे निकाल लो। तो ज़ेटियन कहते कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ऐसा करके मुझे बहुत नुकसान हो जाएगा। अब मिस्टर डाओ के साथ एक मसला हो गया होता है जिसको सॉल्व करने के लिए यहाँ से चले जाते हैं और मुझे भी इनके पीछे जाती है। मिस्टर डाओ ने कुछ कर्जा लिया होता है और ये कर्जा वसूल करने के लिए इसकी बेटी के अपार्टमेंट में आ गए होते हैं। मिस्टर डाओ कहते हैं कि तुम लोगों को पैसे चाहिए ना तो तुम लोग मेरे पास आओ, लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दो। मिस्टर डाओ इनको अंदर जाने से रोक रहे होते हैं कि इतने में यहाँ पर मुझे आ जाती है जो कि मिस्टर डाओ को अपना डैड कह रही होती है। ये कहने लगते हैं कि तुम्हारे डैड ने हमसे पैसे उधार पर लिए हैं लेकिन अभी तक वापस नहीं किए। तो मुझे कहती है कि फिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपको तो पुलिस के पास जाना चाहिए। ये लोग कहते हैं कि क्या तुम जानते भी हो कि तुम्हारे बाप ने हमसे कितने पैसे उधार लिए हुए हैं? मुझे कहती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन तुम लोग यहाँ पर मुझे किडनैप करने के लिए आए हो तो कर लो। फिर मिस्टर डाओ को साइड में लेके आते हैं, कहते हैं कि तुम क्या कर रही हो? ये कहने लगती है कि डैड मुझे नहीं पता कि आपने इतने पैसे क्यों लिए हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि आपने जो प्रॉब्लम बाहर क्रिएट की है आपको उसको सॉल्व करके आना चाहिए। मुझे आज आपकी वजह से बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है और मैंने आपको ये बात पहले भी कह दी है कि मैंने अपने सारे ताल्लुक आपके साथ खत्म कर दिए हैं। ये इनके पास जाते और कहती कि तुम लोग अभी भी यहाँ पर खड़े हुए हो और कहने लगती कि मैं तुम लोगों को 2 ऑप्शंस देती हूँ। पहला ऑप्शन ये है कि तुम लोग यहाँ पर वेट करो क्योंकि मैं ऑलरेडी पुलिस को कॉल कर चुकी हूँ, वो यहाँ पर कुछ ही मिनट्स में पहुँचने वाली है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम लोग मुझे अपने साथ लेकर जा सकते हो। अब इसकी धमकी से डर के ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। मुझे मिस्टर डाओ से पूछती है कि क्या आपको नहीं लगता कि मैंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है? मिस्टर डाओ कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतना सब कुछ कर सकती हो, लेकिन फिर भी तुमने आज मेरी बहुत मदद की है, इस पर मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे कहती है कि अगर मेरी भी जान ऐसे खतरे में होती तो मेरे डैड मुझे बचाने के लिए जरूर आते। मिस्टर डाओ कहने लगते हैं कि ठीक है, अपने डैड को कॉल कर दो, मैं उनके साथ तुम्हें डिनर पर लेकर चलता हूँ। और फ्लैशबैक में मुझे को याद आता है कि जब ये छोटी थी तो इनकी फैमिली के साथ कोई मसला हुआ था जिसकी वजह से इसके डैड इन्हें छोड़कर चले गए थे। मुझे कहते कि मेरे डैड चले गए हैं और फिर मिस्टर डाओ इसको ये परमिट दे देते हैं। अब जब ये बीजिंग वापस आ जाती है तो ज़ेटियन से मिलने के लिए आया होता है। ज़ेटियन कहता है कि अभी तो तुम वापस आई हो, फिर से तुम काम में लग गई हो। तो मुझे कहती है कि ये काम मुझे कल ही सबमिट करवाना है। ज़ेटियन कहता है कि लेकिन फिर भी तुम्हें अब थोड़ा सा रेस्ट तो कर ही लेना चाहिए। मुझे कहती है कि मुझे मेहनत करनी है क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ मिलकर घर की पेमेंट करनी है। ये जवाब सुनकर ज़ेटियन थोड़ा सा अपसेट हो जाता है, फिर से कहता है कि फिर एटलीस्ट तुम ये दूध ही पी लो। ज़ेटियन कहता है कि जब मैं तुम्हें इस तरह से काम करते हुए देखता हूँ ना तो मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल यूजलेस हूँ। अगर मैं थोड़े से ज्यादा पैसे और बना पाता तो तुम्हें इतनी मेहनत ना करनी पड़ती। मुझे कहती है कि ये सब कुछ मैं सिर्फ अपार्टमेंट खरीदने के लिए नहीं कर रही हूँ, बल्कि इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए मुझे इस ट्रेनिंग की भी जरूरत है। मुझे कहती है कि क्या तुम्हें वो रास्ता याद है जहाँ पर हमने 8 मीटर रेस की थी? मैं तो आधी रेस में ही अपना स्टेमिना खो गई थी, लेकिन तुमने मेरा हाथ पकड़ कर रेस कंप्लीट की थी। इसीलिए इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन रेस में तेज भाग रहा है, फर्क इस बात से पड़ता है कि हम दोनों सिर्फ एक ही ट्रैक पर हैं। अगले दिन
लिन शाओ ऑफिस में अनाउंसमेंट कर रही होती है कि जिस प्रोजेक्ट पर ये लोग काम कर रहे होते हैं वो प्रोजेक्ट फाइनली सक्सेसफुल हो गया होता है और अब लिन शाओ बता रही होती है कि इस काम के लिए आप सबको बोनस भी मिलेगा। लिन शाओ कहती है कि पूरी टीम ने ही इतनी मेहनत की है इसलिए तुम सब लोगों को 1 वीक की पेड लीव मिल रही है। ये बात सुनकर तो सभी बहुत खुश हो जाते हैं और लिन शाओ के लिए क्लैपिंग कर रहे होते हैं। फिर लिन शाओ मुजियो को बुलाते हुए कहते हैं कि आप सब जानते ही हैं कि इस प्रोजेक्ट में मुजियो का कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन है और इसके बदले में मुजियो की प्रमोशन हो जाती है और अब मुजियो लीगल असिस्टेंट बन गई है। ये सब बातें बाहर खड़ा होकर फैन भी सुन रहा होता है। कॉफी का कप लेकर फैन मुजियो के टेबल पर आता और कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि टियान रोंग की वजह से तुम मुझे अच्छा समझती नहीं हो, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को काफी अरसे से जानते हैं, इसीलिए अब हम दोस्तों की तरह हैं। अब जब तुम्हारी प्रमोशन हो गई है तो मुझे मत भूलना, क्योंकि इस जॉब के बारे में तो मैंने ही तुम्हें बताया था ना। मुझे इसकी तरफ गौर से देख रही होती है और इसी मोमेंट पर एपिसोड 5 खत्म हो जाती है।